जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 130 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कैन बी डिफाइन एज ऑप्शन ए परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंजेज ऑफ सॉइल अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, ऑप्शन बी रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट, ऑप्शन सी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है। तो सेंसिटिविटी होता है हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब स्टेट टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब और रिमोल्डेड स्टेट, उसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब देखिए सेंसिटिविटी एक तरह का रेशियो मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको रेशियो बताया अनडिस्टर्ब टू डिस्टर्ब स्टेट। अब हमको समझना है अनडिस्टर्ब क्या होता है। अनडिस्टर्ब सॉइल वो होता है जिसमें सॉइल की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल। डिस्टर्ब सॉइल किसको बोलते हैं, जिसकी हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे वाटर कंटेंट हमारी चेंज हो जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टर्ब और रिमोल्डेड स्टेट, तो उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंजेज ऑफ सॉइल अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट, यही हम लोगों ने अभी पढ़ा सेंसिटिविटी के बारे में। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। अब देखिए कभी कभी आपको सेंसिटिविटी निकालने बोलेगा न्यूमेरिकल, उसके बाद बताएगा बोलेगा कि आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेंसिटिविटी हमारी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम लोग सेंसिटिविटी अगर हमारा 0 आता है और 0 आता है 1 आता है, तो हम लोग बोलेंगे उसे इनसेंसिटिव सॉइल। मतलब इनसेंसिटिव सॉइल कौन सा होता है, जैसे बड़े टाइप के सॉइल इनसेंसिटिव सॉइल होते हैं, जैसे ग्रेवल हो गए, सैंड हो गए, ये सब कैसा सॉइल है, इनसेंसिटिव सॉइल है। तो इस क्लासिफिकेशन में भी हम लोग देखते हैं अगर सेंसिटिव की वैल्यू हमारी 2 से 4 के बीच में आएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे लो सेंसिटिव सॉइल। 4 से 8 के बीच में आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मीडियम सेंसिटिव सॉइल। 8 से 16 के बीच में आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे हाई सेंसिटिव सॉइल। एंड ग्रेटर देन 16 आया तो हम लोग बोलेंगे क्विक। अब यहाँ पे क्विक में क्या क्या आएगा हमारा, तो क्विक में हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल आ जाएंगे, मोंटमोनाइट मिनरल्स आ जाएंगे, तो उसकी सेंसिटिविटी हमारी ग्रेटर देन 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 122, रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम दैट बैकफिल ऑफ द वॉल इज ऑप्शन ए प्लेन एंड स्मूथ, ऑप्शन बी प्लेन एंड रफ, ऑप्शन सी वर्टिकल एंड स्मूथ एंड ऑप्शन डी वर्टिकल एंड रफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एजम्पशंस ऑफ रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी ने कौन कौन सा एजम्पशंस लिया था। तो सबसे पहले इन्होंने एजम्पशंस लिया था, उन्होंने क्या बताया था कि सॉइल जो होगा वो हमारा सेमी इन्फिनाइट होगा, होमोजीनियस होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, ड्राई होगा और कोहेजन लेस सॉइल था। इन्होंने पहला एजम्पशन ऐसा बताया था कि सॉइल जो होगा वो सेमी इन्फिनाइट डायरेक्शन में होगा, होमोजीनियस सॉइल होगा, आइसोट्रॉपिक सॉइल होगा, ड्राई सॉइल होगा और कोहेजन लेस सॉइल होगा। अब यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है होमोजीनियस में एंड आइसोट्रॉपिक में, तो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एवरी पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। और आइसोट्रॉपिक मतलब क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहेगी और डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगी, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, याद रखिएगा। फिर दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि एजम्पशन उन्होंने लिया था सॉइल इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ एक्टिव एंड प्रेशर एंड पैसिव प्रेशर जनरेशन। वो क्या बताता है सॉइल हमारा किस कंडीशन में रहेगा, तो प्लास्टिक कंडीशन रहेगा एट द टाइम ऑफ एक्टिव प्रेशर में और पैसिव प्रेशर में, ये भी इनका एजम्पशन था। फिर तीसरा इन्होंने क्या बताया था कि बैकफिल सॉइल इज हॉरिजेंटल, मतलब जो बैकफिल जो सॉइल रहेगा वो कैसा रहेगा, तो हमारा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही रहेगा। मतलब जब भी हम बोल सकते हैं, जैसे ये हमारा रिटेनिंग वॉल हम बोल सकते हैं, तो जो हमारा जो प्लेन होगा तो प्लेन हमेशा हॉरिजेंटल होगा या तो हमारा इंक्लाइंड होगा, वर्टिकल नहीं होगा, याद रखिएगा ये चीज़ आपको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया है बैकफिल ऑफ सॉइल इज हॉरिजेंटल, मतलब ये जो हमारा बैकफिल है यह तो हॉरिजेंटल हो सकता है या तो इंक्लाइंड हो सकता है, वर्टिकल नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर दूसरा इन्होंने क्या जंक्शन लिया, बैकफिल ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। इन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ पे बैकफिल है, तो बैकफिल हमारा क्या है, बैकफिल ऑफ द वॉल क्या है हमारा, वर्टिकल होगी या तो स्मूथ रहेगी, ये इन्होंने एजम्पशन दिया।
फिर लास्ट एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, रप्चर सरफेस इज ए प्लानर सरफेस विच इज ऑब्टेन बाय कंसिडरिंग द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल हमारा टूटने के एलिमेंट रहेगा, मतलब सॉइल एलिमेंट इज एन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ये उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इन्होंने ये सब एजम्पशंस लिया है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में। पहला इन्होंने एजम्पशंस लिया प्लेन एंड स्मूथ, ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा था हमारा कैसा होगा, वर्टिकल एंड स्मूथ होगा। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ, प्लेन एंड रफ, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वर्टिकल एंड स्मूथ, हमने पढ़ा बैकफिल ऑफ द वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, यहाँ पे यही है, तो दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। ये आपको एजम्पशंस याद कर लेना है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 5 लाख % आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इस क्वेश्चन को पूछने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर ए लूज सैंड हैविंग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर निकालिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव। अब इस क्वेश्चन में देखिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको दिया गया है 30 डिग्री, मतलब फाइव की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन 30 को हमारी वैल्यू होती है 1/2, तो 1 माइनस 1/2, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। अब ऊपर में देखिए 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ऊपर 2 यहाँ पे 3, तो 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर कितना हो जाएगा, तो हमारा 1/3 के फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया 1/3, ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको देखिए पैसिव अर्थ प्रेशर का भी आपको पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस साइन फाइव बाय 1 माइनस साइन फाइव, ये हमारा पैसिव के लिए होता है। तो एक्टिव की वैल्यू आई हमारी 1/3, तो पैसिव की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी अगर पूछा गया होगा आपको। तो अगर फिर आपको पूछता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है K0 = 1 माइनस साइन फाइव, तो 1 माइनस साइन फाइव मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये किसका हो जाएगा, हमारा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का। तो कभी कभी आपको एक्टिव बोलेगा, पैसिव बोलेगा या अर्थ प्रेशर रेस्ट बोलेगा, ये तीनों ही आपको बोलेंगे। ये लेकिन आपके क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर हम लोग निकाला, कितनी वैल्यू आई हमारी, 1/3 वैल्यू आई। तो चेक करते हैं आंसर, तो ए हमारा दिया हुआ 1/3, तो ए 1/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एन एलिमेंट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल विद इन द बैकफिल ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज, ऑप्शन ए वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है। मेजर मतलब आप लोग को हम लोग इंडिकेशन दे देंगे, सिग्मा 1 को हम लोग बोलते थे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 को हम लोग बोलते थे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 1। फिर इन एन एलिमेंट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, मतलब कोहेजनलेस सॉइल मतलब कौन सा सॉइल की बात कर रहा है यहाँ पे, ये सैंड की बात कर रहा है यहाँ पे, विद इन द बैकफिल ऑफ द रिटेनिंग वॉल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव कंडीशन का। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल है। अब हमको पता है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर में हमारा जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट रहती है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगी तो रेजिस्टिंग फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका फिगर हम लोगों ने देखा था, जब भी एक्टिव का आपको पूछा जाएगा तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा सिग्मा वी डायरेक्शन में हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा सिग्मा एच हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बराबर होती है। ये हमारा एक्टिव कंडीशन में, ठीक है। अब इसी तरह हमारा पैसिव कंडीशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब पैसिव कंडीशन में हमारा मूवमेंट क्या रहेगा, तो मूवमेंट हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी और रजिस्टिंग फोर्स हमारी क्या रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इसमें हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा
माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगेगा दैट इज सिग्मा 3 रहेगा। हॉरिजेंटल में हमारा लगेगा सिग्मा 1 दैट इज नोन एज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये किस कंडीशन में? तो पैसिव कंडीशन में। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए, वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी, वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में बात किया गया है। अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा किस सॉइल में? तो हमारा एक्टिव में कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको बात किया है, वर्टिकल की बात किया है, तो हम वर्टिकल ही चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव में हमारा ये एक्टिव प्रेशर का फिगर था, तो एक्टिव में हमारा सिग्मा भी किसके बराबर हो जाता है? सिग्मा 1 के बराबर हो जाता है। तो इस ऑप्शन में हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, अगर आप पे पैसिव पूछा गया होता तो यहाँ पे लिखता हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल इफ द सॉइल इज इन स्टेट ऑफ पैसिव इक्विलिब्रियम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये फिगर दोनों को ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, पैसिव अर्थ प्रेशर इन ए सॉइल मास इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए 10 स्क्वायर ब्रैकेट में 45 प्लस 5/2। ऑप्शन बी म्यू बाय 1 माइनस म्यू। ऑप्शन सी 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब हमको याद रखना है कि पैसिव अर्थ प्रेशर में जो सॉइल मास होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 में, और एक्टिव अर्थ प्रेशर में हमारा प्रोपोर्शनल होता है 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 में। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पैसिव अर्थ प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर में हमको देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। अगर एक्टिव का पूछा होता तो आपको वैल्यू क्या हो जाता, 10 स्क्वायर माइनस 45/2। क्वेश्चन नंबर 126, द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन ए सॉइल इज। ऑप्शन ए रिड्यूस बोथ एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। ऑप्शन बी इंक्रीजेस बोथ एक्टिव प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। ऑप्शन सी रिड्यूसेस द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट इंक्रीजेस इन पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। ऑप्शन डी इंक्रीज द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट टू रिड्यूस द पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। अब हम लोगों ने रैंकाइन थ्योरी में एजम्पशन देखा था, तो वहां पे हमने देखा रैंकाइन थ्योरी में एजम्पशंस, उन्होंने एजम्पशंस क्या माना था? उन्होंने एजम्पशंस माना था कि सॉइल हमारा कैसा रहेगा, तो कोहेजन लेस सॉइल होगा, मतलब कोहेजन लेस सॉइल मतलब सैंड होगा, उन्होंने ऐसा मान के चला था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इफेक्ट ऑफ कोहेजन के बारे में, तो याद रखिएगा कोहेजन के बारे में आपको जब भी पूछा जाएगा तो एक्टिव प्रेशर हमारा कोहेजन के साथ घटता है, मतलब एक्टिव प्रेशर हमारा कोहेजन के साथ घटेगा, और पैसिव अर्थ प्रेशर हमारा कोहेजन के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कोहेजन के लिए पूछा गया, कोहेजन लेस के लिए नहीं पूछा गया। तो कोहेजन में हमको चेक करना है एक्टिव प्रेशर हमारा क्या होता है, डिक्रीजेस, और पैसिव अर्थ प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। पहला लिखा हुआ रिड्यूस द बोथ, रिड्यूस द बोथ हमारा होगा ही नहीं, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी इंक्रीजेस बोथ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी रिड्यूसेस द एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर हमारा घटता है बट टू इंक्रीज इन पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, ए रिटेनिंग वॉल 6 मीटर हाइट support a backfill with a surcharge angle of 10 degree. The backfill of the wall is inclined to the vertical at positive batter angle of 5 degree. If the angle of the wall friction is 7 degree, then the resultant active pressure will act at a distance of 2 meter above the base and inclined to the horizontal at the angle of। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर के हिसाब से पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ सरचार्ज एंगल 10 डिग्री, तो मान लीजिए हम चलिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ये हमारा रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। अब रिटेनिंग वॉल यहाँ पे आपको पूछा गया है सरचार्ज एंगल हमारी 10 डिग्री है, मतलब सरचार्ज एंगल हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगी।
फिर दिया हुआ है बैक ऑफ द वॉल इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट पॉजिटिव बेटर एंगल ऑफ 5 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बेटर एंगल दिया हुआ है, पॉजिटिव बेटर एंगल देगा तो हमारी ग्राफ कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। यहाँ पे पॉजिटिव बेटर एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है हमारी कितनी है 5 डिग्री है, यही दिया गया आपको। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द वॉल इज 7 डिग्री then the resultant of active earth pressure will act at a distance of 2 meter above the base and the incline to the horizontal at an angle of। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हमारा रिजल्टेंट एक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो यहाँ पे हमारा ये रिजल्टेंट हो जाएगा डेट इज P। अब हमको पता है कि यहाँ पे आपको दिया गया है 5 डिग्री और वॉल फ्रिक्शन कितना दिया है 7 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको थीटा प्लस 7। तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री दिया गया है, थीटा यहाँ पे 5 डिग्री दिया है तो 5 प्लस 7 मतलब हमारा जो रिजल्टेंट एक्टिव प्रेशर है वो कितना डिग्री लगेगा, तो 12 डिग्री लगेंगे। और आप हमेशा ऐसा भी याद रख सकते हैं कि रिजल्टेंट एक्टिव प्रेशर हमारा क्या होता है वॉल फ्रिक्शन प्लस बेटर एंगल। तो वॉल फ्रिक्शन हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे, तो 7 डिग्री दी गई है और बेटर एंगल कितनी दी गई है हमारी 5 डिग्री दी गई है। तो दोनों को जोड़ देंगे तब भी कितना वैल्यू आ जाएगा 12 डिग्री। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया है 7 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10 डिग्री, ऑप्शन सी दिया हुआ है 12 डिग्री। तो हमने अभी निकाला 12 डिग्री, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज ऑप्शन ए लेस देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट ग्रेटर देन पैसिव अर्थ प्रेशर, ऑप्शन बी ग्रेटर देन active earth pressure but less than passive earth pressure, option C greater than both active earth pressure and passive earth pressure, option D less than both active and passive earth pressure। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का कहाँ होगा। तो हमको सबसे पहले पता है कि हमारा सबसे बड़ा वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, फिर होती है हमारी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, फिर सबसे छोटी वैल्यू होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला लिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज लेस देन एक्टिव प्रेशर, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत बात बोल रहा है क्योंकि सबसे छोटा होता है एक्टिव प्रेशर। ऑप्शन बी ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया है कि सबसे बड़ा हमारा केपी होता है, फिर बीच में होता है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, फिर होता है हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, इफ द टॉप सरफेस ऑफ द बैकफिल of a retaining wall is inclined to the horizontal at an angle beta and coefficient of passive earth pressure is equal to। तो ये हमारा जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है इसको, किसकी हमारी फॉर्मूला क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टॉप सरफेस ऑफ बैकफिल ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। तो चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, कॉस बीटा ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस अंडर रूट के अंदर में है हमारा ये पूरा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस अंडर रूट के अंदर में है हमारा पूरा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे कॉस बीटा, यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा हम कैसे आपको याद करवाते हैं, अंदर में दोनों की साइन सेम होगी। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, लेकिन जो बाहर यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है कॉस बीटा प्लस साइन है, यहाँ पे कॉस बीटा माइनस साइन है और मल्टीप्लिकेशन में सबका क्या है कॉस बीटा। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि जब भी आपको पूछा जाएगा तो कॉस बीटा पहले यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, फिर अंडर में लिखिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिवाइडेड में जो ऊपर लिखे हैं वही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं, ये लिख दिए। यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बीटा और सभी के मल्टीप्लिकेशन में हमारी क्या हो जाएगी कॉस बीटा। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से याद रखना है, ये सब आपको कंपटीशन में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, द क्रिटिकल हाइट ऑफ एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट इन ए कोहेसिव सॉइल इज गिवन बाय ऑप्शन ए 4c,
बाई गामा 1045 प्लस 5/2। ऑप्शन बी 2C 10 ब्रैकेट में 45 प्लस 5/2। ऑप्शन सी 4C बाई गामा कॉट 45 प्लस 5/2। ऑप्शन डी 2C बाई गामा कॉट 45 प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकल हाइट के बारे में पूछा गया है। क्रिटिकल हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं HC से। HC का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। आपको हमेशा ही ऐसा याद रखिएगा कि HC क्या होता है, क्रिटिकल हाइट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक के बराबर होता है। तो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक को हम लोग लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक को हम लोग लिख सकते हैं 2C बाय गामा 1045 प्लस 5/2, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रिटिकल हाइट के बारे में बात किया गया है, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ द टेंशन क्रैक। तो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक कितना है हमारा 2C बाय गामा 1045 प्लस 5/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 4C बाय गामा 1045 प्लस 5/2। ये हमारा हो गया क्रिटिकल हाइट। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4C बाय गामा 1045 प्लस 5/2। दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। अब देखिए आप क्रिटिकल हाइट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कभी कभी आपको क्रिटिकल हाइट की जगह में लिखेगा अनसपोर्टेड कट। तो आपको ये भी याद रखना है कि अनसपोर्टेड कट आया है तो समझ जाइएगा क्रिटिकल हाइट निकालना है। फिर हमारा लिखेगा वर्टिकल कट, वर्टिकल कट भी लिखेगा तो सब भी आपको समझ जाना है क्या निकालना है, क्रिटिकल हाइट निकालना है। तो बच्चे को कंफ्यूजन इसमें किस में रहता है कि डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक और क्रिटिकल हाइट में। तो याद रखिएगा डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक हमारा 2C होता है, 2C बाई गामा 1045 प्लस 5/2, और क्रिटिकल हाइट होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ द टेंशन क्रैक। तो ये दो का रिलेशन हमेशा आपको याद रखना है। इससे आपको बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, SSC में, गेट में, GPSC में, BPSC में, हर एक जगह ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।